7 राज्यों में हुए उपचुनाव के नतीजे ने इंडिया अलायंस के लिए एक बार उम्मीद की किरण दिखा रही है। इन चुनाव में इंडिया गठबंधन की पार्टियों ने जहां 10 सीटें जीत ली, वहीं बीजेपी सिर्फ 2 सीटों पर ही जीत हासिल कर सकी। एक सीट निर्दलीय उम्मीदवार के हिस्से में गई। लोकसभा चुनाव में उम्मीद से बढ़िया प्रदर्शन करने वाली कांग्रेस अति उत्साह में है। राहुल और प्रियंका के बयान बताते हैं कि इन चुनाव में उन्हें ताकत मिली है। हालांकि भाजपा की ओर से कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को उपचुनाव में ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि जिन 13 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं उनमें से बीजेपी के पास सिर्फ 4 सीटें ही थीं, जबकि 3 निर्दलीय विधायकों के पास थी। खैर, बीजेपी को इन चुनाव में बड़ी हार भले न मिली हो, पर भविष्य के लिए संकेत तो हैं ही। लेकिन यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। पार्टी के सामने पहाड़ जैसी चुनौतियां हैं। अगर पार्टी नेता समय रहते निजात नहीं पाते हैं तो आगे राह और कठिन हो सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी.com में सचिन शर्मा। दरअसल यूपी में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर पार्टियों में मंथन का दौर शुरू हो गया है। कल बीजेपी नेताओं की लखनऊ में बैठक हुई, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। इनमें आगामी होने वाले उपचुनाव को लेकर मंथन हुआ। साथ ही समाजवादी पार्टी और बीएसपी भी मैदान में जोर दिखाने को तैयार है। लेकिन बीजेपी के लिए ये उपचुनाव मुश्किल हो सकती है अगर समय रहते बीजेपी ने कुछ बदलाव नहीं किए। बीजेपी के सामने 5 मुख्य चुनौतियां हैं। पहला, केंद्र में नई सरकार बन गई पर जनता को कुछ बदलाव होता नहीं दिख रहा है, इसलिए सरकार को लेकर जनता तो छोड़िए, कार्यकर्ता का भी उत्साह ठंडा पड़ गया है। कांग्रेस लगातार यह नैरेटिव सेट करने में सफल साबित हो रही है कि बेरोजगारी के मोर्चे पर कुछ नहीं किया जा रहा है। इस बीच लगातार कई परीक्षाओं के कैंसिल होने और कई परीक्षाओं के पेपर आउट होने से आम जनता का भरोसा टूट रहा है। नीट परीक्षा को लेकर आम लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि सरकार चाहती क्या है। इस बीच लगातार एयरपोर्ट की कैनोपी रिसने, पुलों के बह जाने आदि की खबरों से लोगों के बीच यह संदेश पहुंच रहा है कि भ्रष्टाचार के मोर्चे पर सरकार असफल रही है। जब माहौल अपने पक्ष में नहीं होता है तो विपक्ष को छोड़िए, पार्टी के भीतर से भी असंतोष भी आवाज उठने लगती है। उत्तर प्रदेश के एक बीजेपी विधायक और एक पूर्व मंत्री ने कुछ ऐसी ही बातें की जो पार्टी के खिलाफ जा रही है। जनता को लगने लगा है कि कुछ भी हो बदला है। यह टेंडेंसी अगर बढ़ती है तो आने वाले दिनों में जनता के बीच बदलाव की बयार बहेगी, जिसे रोकना भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल साबित हो सकता है। दूसरी चुनौती, दूसरा है पार्टी की एक मुश्किल यह भी है कि इस साल 3 प्रदेशों में चुनाव होने हैं। महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में पार्टी की जो अभी स्थिति है उसके आधार पर तो यही कहा जा सकता है कि इन तीनों राज्यों में बीजेपी का आना बहुत मुश्किल है। हरियाणा में 2019 के चुनाव में बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। जेजेपी के सहयोग से बीजेपी को सरकार बनाना पड़ा था। इसके लिए जेजेपी के दुष्यंत चौटाला को प्रदेश में डिप्टी सीएम बनाना पड़ा था। लोकसभा चुनाव से पहले ही बीजेपी ने दुष्यंत से भी नाता तोड़ दिया। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को अपनी 5 सीटें गंवानी पड़ी हैं। हरियाणा में नया सीएम लाने के बाद भी कुछ बदला नहीं दिख रहा है। जातियों के समीकरण को ध्यान में रखते हुए नया सिंह सैनी की ताजपोशी हो गई, पर प्रदेश के लोगों को नहीं लगता है कि कुछ बदलाव भी हुआ है। नए सीएम के आने के बाद विकास कार्यों के क्रियान्वयन और जनता की समस्याओं को लेकर नई सरकार में जो उत्साह होता है वह सैनी सरकार में पहले दिन से ही नहीं दिखी। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में मिली करारी शिकस्त से पार्टी भविष्य में किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ना है इसको लेकर के कंफ्यूज हुई है। पार्टी अपनी हार के कारणों का सही कारण ही नहीं समझ पा रही है। विधान परिषद चुनाव में जोड़ तोड़कर महाराष्ट्र की मायावती सरकार ने जरूर अपने 5 कैंडिडेट जिता लिए, लेकिन यह अप्रत्यक्ष चुनाव था, इसलिए पार्टी को ज्यादा उत्साहित होने की जरूरत नहीं है। पार्टी के विधान परिषद चुनाव में ओबीसी कैंडिडेट्स पर दाव खेला है, पर प्रदेश की जनसंख्या में करीब 33% मराठों को लेकर पार्टी अभी भी कोई स्टैंड नहीं ले पा रही है। झारखंड के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए जरूर थोड़ी उत्साहजनक स्थिति में थी, पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब फिर से मैदान में आ चुके हैं। वो आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता की सहानुभूति हासिल कर सकते हैं। वहीं तीसरी बात करें तो इस साल 3 प्रदेशों में पार्टी को हार मिले या जीत, अगले साल फिर रण में उतरना ही होगा। इसलिए उसकी तैयारी भी अभी से शुरू हो जानी चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को अगले साल होने वाले चुनाव में उम्मीद की कोई किरण नहीं दिख रही है। अगले वर्ष की शुरुआत दिल्ली से होगी, जहां अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को जेल की सजा काट रहे हैं। अगर केजरीवाल और सिसोदिया जेल में रह जाते हैं तो जाहिर है एक तगड़ी सिंपैथी को वे हकदार होंगे, जिसका मुकाबला करना बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा। उसके बाद सितंबर में बिहार विधानसभा चुनाव के साथ साल खत्म हो जाएगा। बिहार में पार्टी अभी भी नीतीश कुमार के सहारे ही चल रही है। बिहार बीजेपी अभी भी अपने पैरों पर खड़ा होने लायक एक कद्दावर नेता नहीं तैयार कर सकी है। जाहिर है कि एक बार पीएम मोदी के सहारे मैदान के जंग में उतरेगी फिर पार्टी। चौथी चुनौती की बात करें तो उत्तर प्रदेश की जीत का मतलब होता है देश पर जीत, पर यूपी में पार्टी अभी भी अंतर कलर से उभर नहीं पा रही है। चुनाव में हार का जो भी कारण रहा, पर उससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हटाए जाने का अफवाह बीजेपी को महंगी पड़ गई है।
अभी भी उत्तर प्रदेश बीजेपी के लिए सबसे मुश्किल होता जा रहा है कि चुनाव में हार के बाद अभी तक पार्टी संभल नहीं पा रही है। आए दिन योगी को हटाए जाने की बातें राजनीतिक गैलरी में तैरती रहती हैं। अगर योगी किसी कारणवश हटते हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि यूपी में कल्याण सिंह पार्ट 2 दोहराया जाएगा। कल्याण सिंह के नाराज होने के बाद बीजेपी को काफी बड़ा नुकसान सहना पड़ा था। वहीं पांचवी चुनौती की बात करें तो नई सरकार को सबसे अधिक विचलित किसानों और जवानों के मुद्दे पर होना पड़ रहा है, जबकि अपनी पिछले कार्यकाल में शायद सबसे अधिक कार्य सरकार ने इन्हीं दोनों वर्गों के लिए किया। 2 दशकों में मोदी ने अपनी छवि किसानों और सशस्त्र बलों के हिमायती के रूप में गढ़ी है, पर अब कांग्रेस ने ऐसा नैरेटिव सेट किया है कि सरकार बैक फुट पर किसानों के लिए सम्मान निधि देने वाली सरकार को उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब में झटका लगा है। कृषि सुधारों को लेकर होने वाली बहस को उन कानूनों ने बर्बाद कर दिया जिन्हें अध्यादेशों के माध्यम से लाया गया और फिर संसद द्वारा पारित किया गया। वरिष्ठ पत्रकार शेखर गुप्ता लिखते हैं कि विपक्ष के दबाव में आकर सरकार कृषि को लेकर और लोकप्रिय कदम उठाती तो यह निराश करने वाली बात होगी। जैसे ही न्यूनतम समर्थन मूल्य का दायरा और उसकी दरें बढ़ाना और कृषि माफी करना तथा साथ ही जैव प्रौद्योगिकी एवं जीएम बीजों पर स्वदेशी के तहत रोक लगाना आदि। भारतीय स्टेट बैंक सहित कई अन्य शोध में यह सामने आई है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था कैसे चंद किसानों के लिए काम करती है और कुल कृषि उत्पादन का 6% इसमें जाता है। करीब हर रिपोर्ट इस बात को सपोर्ट करती है कि भविष्य में अधिक साहसिक सुधारों की आवश्यकता है, जिसके तहत बाजार और एमएसपी से दूरी बनानी होगी। जिस तरह किसानों के लिए हितकर किसान कानून को सरकार किसानों को नहीं समझा पाई, शायद उसी तरह अग्निवीर को लेकर भी यही हुआ। इस स्कीम से पेंशन का बढ़ता बोझ कम होता और आधुनिकीकरण के लिए अधिक गुंजाइश बनती है, परंतु इसका बड़ा लाभ यह भी है कि सेना के जवान युवा रहते हैं। फिलहाल उनकी औसत आयु 33 वर्ष जो बहुत अधिक है। यह स्कीम युवा भारतीयों को अवसर देता है कि वे सशस्त्र बलों में सेवाएं दें और अधिक कुशल तथा रोजगार क्षमता के साथ से निकलें। लेकिन जिस तरह से अभी उपचुनाव हुए हैं 7 राज्यों के 13 विधानसभा सीटों पर और जो उसके रिजल्ट आए हैं, उससे कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस की जो पार्टियां हैं उसका मनोबल काफ़ी बढ़ा है और बीजेपी को इस पर रिसर्च करने की ज़रूरत है और जो चुनौती सामने दे रही है उसको सामना करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ ही दिन में यूपी में उपचुनाव होना है। और बात करें 2027 का, वो विधानसभा चुनाव भी करीब है। ये बीजेपी के लिए एक लिटमस टेस्ट से कम नहीं है, क्योंकि अगर बात करें 2024 के बाद 3 साल बचते हैं 2027 में उपचुनाव को लेकर के, तो अगर इस तरह से इसमें अच्छी सीट बीजेपी हासिल कर पाती है तो लोकसभा का चुनाव में जो दर्द मिला था कहीं ना कहीं उससे उभर सकती है। खैर, देखना होगा कि इस उपचुनाव में किसकी बाजी हाथ लगेगी, अखिलेश यादव की पीडीए की या बीजेपी एनडीए की। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें पंजाब केसरी.com। धन्यवाद।